चलिए, हमने अभी तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लिमिटिंग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये क्या चीज़ है यार? देखो, नैरो स्पेक्ट्रम कम से कम एक दो टाइप के अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया पे असर तो डाल रहा था। लिमिटिंग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम ऐसे खतरनाक डिजीज़ के लिए यूज़ करेंगे जो इससे ही ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात, इस ड्रग को बनाया ही एक ख़ास तरह की डिजीज़ के लिए जाता है। तो लिमिटिंग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक LSA क्या है? ये सिर्फ एक सिंगल टाइप की डिजीज़ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अफेक्टिव होगा। एक सिंगल टाइप की डिजीज़ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अफेक्टिव होगा। हम इसे मल्टीपल बैक्टीरियाज के लिए यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक तरह की डिजीज़ के लिए यूज़ करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल क्या है, जैसे कैंसर सेल है, उसे ख़त्म करने के लिए हम डाइसीडाज़िराइन यूज़ करते हैं। डाइसीडाज़िराइन, DY डाई या DY या DI लिख लो, डाइसी DYSI, डाइसीडा DA-ज़िराइन ZIRINE, डाइसीडाज़िराइन, DYSA डाई DYSI डाइसीडा DA-ज़िराइन ZIRINE। तो डाइसीडाज़िराइन हम कहाँ यूज़ करते हैं? कैंसर सेल को खात्मा के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आप देखिए कीमोथेरेपी क्या होती है। आपने युवराज सिंह का केस सुना ही होगा, वो कीमोथेरेपी कराने गए थे कैंसर के लिए। तो जब बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाए बॉडी में, बहुत तरह से बैक्टीरिया हमारी बॉडी को या बॉडी सेल्स को ख़त्म करना शुरू करें, तो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कीमोथेरापी। ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए, कुछ मैंने आपके लिए लिख लिया, मैंने आपको बोला ही था, शायद आप पता ही लगा ही चुके होंगे कि पेनिसिलिन किस किस के लिए यूज़ होता है। तो देख लो, अगर आपका थ्रोट, गला खट्टा, सोर सा हो, खराब सा हो, खट्टा यहाँ सोर खट्टा नहीं है, यहाँ सोर मतलब खराब सा हो, खराश आए उसमें, है ना। तो सोर थ्रोट के लिए यूज़ होता है, निमोनिया के लिए यूज़ होता है, और ब्रोंचिटीज़, मतलब ब्रोंचिटीज़ आपको पता है ना, यहाँ पे फेफड़ों में क्या होता है, सांस नहीं ली जाती, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा बलगम जमा हो जाता है, मोटा सा गाढ़ा सा, तो वाली चीज़ है ना। तो ये है पेनिसिलिन, निमोनिया, ब्रोंचिटीज, सोर थ्रोट के लिए यूज़ होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने सुना ही होगा, TB के लिए यूज़ होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इनके लिए यूज़ होता है। तो लिमिटिंग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपको पता चल गया, ये सिर्फ एक ही तरह की बीमारी या एक ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बनाया गया है। जैसे कैंसर सेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डाइसीडाज़िराइन, DYSIDAZIRINE। फिर इसके बाद कीमोथेरेपी आपको पता है, युवराज सिंह का केस, कि बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाए अगर बॉडी में, तो हम बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए केमिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल का यूज़ करते हैं, और ऐसे ट्रीटमेंट को हम कीमोथेरेपी कहते हैं। पेनिसिलिन किस किस के लिए यूज़ होता है? सोर थ्रोट हो गया, ब्रोंचिटीज़ हो गया, और निमोनिया हो गया। और ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं। तो हमारा एंटी माइक्रोबियल में हमारा एंटीबायोटिक ख़त्म हो गया। अब हम पे है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ये दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ क्यों है? क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या उसे ख़त्म ही कर देते हैं। पर फ़र्क क्या है? देखो, एंटीसेप्टिक लगता है लिविंग बॉडी में, और डिसइंफेक्टेंट लगता है नॉन लिविंग बॉडी में। एंटीसेप्टिक कहाँ लगता है? एंटीसेप्टिक लगाते हैं इन केस ऑफ कट्स, हमारी बॉडी में कट आ जाए, वाउंड हो जाए, या एगोनी हो जाए, उसमें ये सीरियस फिजर्स हो। फिजर्स मतलब क्या होते हैं? छाले, ठीक है, तब हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। जैसे बोरोलिन सुना होगा आपने, ये सारी चीज़ें। तो एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यूज़ में यूज़ करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग टिश्यूज़ में यूज़ करते हैं, जैसे फ्रेश साफ़ करने के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, है ना, SO2, ये सारी चीज़ें। तो पहले एंटीसेप्टिक समझ लो। एंटीसेप्टिक क्या है? ऐसे दवाइयाँ, अब इसे लगा भी सकते हैं, है ना, ओरली भी ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। वैसे मेनली लगाते हैं लिविंग टिश्यूज़ में। तो एंटीसेप्टिक ऐसी केमिकल हैं जिन्हें हम किल या ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। पर यूज़ कहाँ करेंगे? लिविंग टिश्यू में, जो हमारी स्किन है उसमें यूज़ करा जाएगा। तो लिविंग टिश्यूज़ में जब हम किसी दवाई को यूज़ करें, और उस दवाई का काम क्या हो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करे या उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, तो इसे हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। बच्चों, इसके एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले डिटॉल। अब यहाँ पे वैसे नहीं है जैसे एस्पिरिन, डिस्पिरिन, क्रोसिन था, नाम एक थे, केमिकल एक ही था, नहीं।
डिटॉल अलग होता है, सेवलॉन अलग होता है, दोनों की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, अलग अलग होती है। थोड़ा देखेंगे हम ब्रीफ में आगे। तो डिटॉल देख लो, सेवलॉन देख लो। एक नई चीज़ है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन आंगनबाड़ी में मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, हेल्थ सेंटर, उसमें एक लाल सी गोली होती है, लाल सा सोल्यूशन होता है, उसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। ये एंटीसेप्टिक के जैसे ही यूज़ होता है। गाँव में तो ऐसे ही करते हैं, गाँव में यही लगाते हैं, लाल सा लेप लगाते हैं अगर चोट लग जाए। गाँव में तो अगर आप मिट्टी भी लगाओगे, कहीं कटा, जैसे आपके पैर में चोट लगे, मिट्टी लगाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। शहर की मिट्टी लगा दोगे तो पैर ही काटना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, ये चीज़ है। तो डिटॉल देख लिया, सेवलॉन देख लिया, टिंक्चर ऑफ आयोडीन देख लिया। आइडोफॉर्म आगे जाके हेलोएल्किन एंड हेलोरीन में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, पर यहाँ समझ लो पीले कलर का एक सॉल्ट होता है, कंपाउंड होता है आइडोफॉर्म, उसको भी हम एंटीसेप्टिक के जैसे ट्रीट करते हैं। ये सारे आपको कम्युनिटी सेंटर में मिलेंगे। और फिनॉल जो होता है, फिनॉल देखा है ना आपने, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। तो फिनॉल का 0.2%, यहाँ पे याद रखना, फिनॉल का कितना है? 0.2% सॉल्यूशन है। उसको हम किसके जैसे ट्रीट करते हैं? उसको हम एंटीसेप्टिक के जैसे ट्रीट करते हैं। और बोरिक एसिड आपने सुना ही होगा, बहुत बार देखा होगा, बोरिक एसिड आपके घर में भी होगा, उसको भी हम एंटीसेप्टिक के जैसे ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट की। डिसइंफेक्टेंट का काम भी वही है, ऐसे केमिकल जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करने या उनको बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए यूज़ करें, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। पर ये अप्लाई कहाँ करा जाता है? नॉन लिविंग टिश्यू में, जैसे हॉस्पिटल रूम्स, ICU यूनिट, फ्लोर्स, टॉयलेट, ये वॉशरूम, ये सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। जितने भी आपके फर्नीचर हैं वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करा जाता है। वाटर को भी हम नॉन लिविंग मांग रहे हैं अभी, बहुत बड़ी डिबेट है कि वाटर लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। चलो, तो एग्जांपल देखो, जैसे क्लोरीन हम कितना लेंगे? पार्ट्स पर मिलियन में लेंगे, मतलब 1 मिलियन अगर हम पे सॉल्वेंट हो तो ये 0.2 या 0.1 पर मिलियन, 1 मिलियन में 0.1 और 0.2 ग्राम डालेंगे ये, ठीक है। तो ये क्या है? आपका क्लोरीन है। क्लोरीन कहाँ यूज़ करते हैं? जितना भी आपका टैप वाटर आता है घर का, तो इंडिया में तो क्या है, USA में जो वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है, चाहे कम्युनिटी हो, है ना, सुलभ शौचालय हो, ऐसे, तो वहाँ का पानी पी भी सकते हैं। वहाँ पे एक ही सप्लाई चलती है पानी की, नहाने की, धोने की, हर चीज़ की। पर यहाँ अलग है, यहाँ पानी की अलग सप्लाई होती है और वैसी अलग सप्लाई है ना। आप बहुत सारे प्रिकॉशंस करते हो, RO लगाते हो, वहाँ नहीं लगाना पड़ता। तो नेचुरली जो आपका टैप वाटर आता है कहीं से भी आए, ठीक है, तो उसकी पाइपलाइन में जो जल निगम होता है वो क्लोरीन डालता है। क्लोरीन से क्या होता है? क्लोरीन एक तरह से डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। पार्ट्स पर मिलियन में डालेंगे तो जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होंगे, जो माइक्रो होंगे, उनको ये ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी यूज़ करा जाता है भाई। उसके बाद देखो SO2 तो बियर में भी यूज़ करते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। बियर में SO2 का यूज़ करा जाता है, जैसे NO2 का, नाइट्रस ऑक्साइड का चिप्स के पैकेट में यूज़ करा जाता है या बल्ब में करा जाता है, आपको याद होगा। अब देखो यहाँ 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, 0.2% कम कंसनट्रेशन है, 1% ज़्यादा है। फिनॉल को अगर हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में रखें, कितनी? 1% कंसनट्रेटेड फॉर्म में रखें तो उसे डिसइंफेक्टेंट के जैसे यूज़ करेंगे, मतलब नॉन लिविंग टिश्यू में लगाएंगे। और अगर उसे 0.2% कर दें तो वो एंटीसेप्टिक के जैसे भी यूज़ हो सकता है। फाइनली आपका KMnO4 है, पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट बोल लो, ठीक है, KMnO4। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। एंटीसेप्टिक यूज़ कब करते हैं? जब कटकुट हो जाए, एगोनी हो जाए या फिजर्स हो, छाले पड़े, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अब देखो आप लोगों को कुछ नोट बताता हूँ। जैसे वो नोट थे तो इसमें छुपे हुए, पर मैंने बाहर निकाल दिए। जैसे पहला नोट क्या है? देखो फिनॉल है। फिनॉल का 0.2% जो है और 1% जो है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काम दोनों क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खात्मा या उसके ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। पर फ़र्क किस पे है? एप्लीकेशन पे। एक लिविंग टिश्यू पे लगता है, एक नॉन लिविंग टिश्यू पे लगता है। जिसकी कंसंट्रेशन कम, ऐसा समझना, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो स्किन ख़राब हो सकती है। तो जिसकी कंसंट्रेशन कम, मतलब 0.2%, उसको हम एंटीसेप्टिक, मतलब लिविंग बॉडी के यूज़ करेंगे या लिविंग बॉडी पे यूज़ करेंगे, मतलब एंटीसेप्टिक होगा। और जो ज़्यादा कंसंट्रेशन का है, मतलब 1% का है, वो हम नॉन लिविंग टिश्यू, मतलब डिसइंफेक्टेंट के जैसे यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा नोट क्या है? मैंने आपको बोला था डिटॉल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं या वो किस चीज़ से बनता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डिटॉल 2 चीज़ों से बनता है। केमिकल स्ट्रक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको नाम याद होने चाहिए। 2 चीज़ क्या है? एक है क्लोरोजाइलिनॉल। अब मैं बताता हूँ इसमें गलती क्या होती है। हम लिख लेते हैं जाइनिनॉल, NENOL, जो कि गलत है। इतना भी एग्जामिनर देखता है। जाइलिनॉल है, तो आप क्या बोलोगे? क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल।
CHLORO, क्लोरोजाइली, XYLE, फिर क्या है नॉल, NOL, क्लोरोजाइलीनॉल। और दूसरा तो ईजी है, टर्पियोनॉल। टर्पियोनॉल आपको याद रखना है। तो डिटॉल के दो हैं, क्लोरोजाइलीनॉल, लीनॉल, LENOL, क्लोरो आपको पता है LENOL, क्लोरोजाइलीनॉल, और दूसरा है टर्पियोनॉल। मैंने आपको बोला था टिंचर ऑफ आयोडीन भी एक चीज़ होती है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन बनता कैसे है? तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है किसका, 2-3% हम जो हमारा आयनिक फॉर्म में आयोडीन होता है उसको लेते हैं और उसे अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में मिक्स करते हैं, तो वो टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। तो व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? टिंचर ऑफ आयोडीन इज नथिंग, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ कंसनट्रेशन 2-3% ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर। 2-3% आयोडीन को अगर हम अल्कोहल और वाटर में डालें तो हमारा टिंचर ऑफ आयोडीन बनेगा। मतलब अगर हम पे 97 ग्राम्स अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है तो उसमें 2-3 ग्राम अगर आप आयोडीन डाल दो तो बन जाएगा आपका टिंचर ऑफ आयोडीन। अब देखिए बच्चे, एक और चीज़ है, आपने सोप देखे होंगे बहुत से ट्रांसपेरेंट आते हैं, जैसे डव, पियर्स, ये सारी चीज़ें। डव का तो वाइट होता है, पियर्स मान लो। तो उसमें डाले क्या कि वो ट्रांसपेरेंट बने, तो उसमें डालते हैं बेटा इथानॉल, C2H5OH, है ना, इथाइल अल्कोहल जो होता है उसे डाल देते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एक और चीज़ है, होता क्या है, जब हम नहाते नहीं हैं तो हमारी बॉडी में मैल जमा हो जाता है। व्हाट इज़ मैल? जो मैल होता है वो होता क्या है? वो कुछ नहीं होता बेटा, जो डेड सेल्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। वो इतनी आसानी से निकलते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं। उनको हटाने के लिए क्या करते हैं हम? सोप का यूज़ करते हैं। तो सोप हट तो जाता है पर ओडोर आती है, बदबू आएगी, वो डिकम्पोजिशन हो गया ना, उनका सड़ गया वो, है ना। वो जो मैल होता क्या है? दे आर डेड सेल्स, तो उनसे डिकम्पोजिशन की स्मेल तो आएगी। उसे डिकम्पोजिशन की स्मेल को हटाने के लिए जो हमें सेंट या ऐसा कोई सेंटिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं बिथ्योनल। क्या बोलते हैं? बिथ्योनल। तो बिथ्योनल को हम सोप में ऐड करते हैं ताकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ आएँ। तो बिथ्योनल भी आपका एक तरह का एंटीसेप्टिक ही है, जैसे आयोडोफॉर्म होता है, टिंचर होता है ना, डिटॉल, सेवलॉन, वैसे। तो बिथ्योनॉल को हम ऐड करते हैं सोप में ताकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ आए। इसका काम क्या होता है कि जो बैक्टीरियल स्मेल आएगी ना, जो डिकम्पोजिशन की स्मेल आएगी ड्यू टू डेड सेल डिकम्पोजिशन, उसको ये हटाता है। तो टू रिमूव ओडोर, जो आपकी स्मेल आएगी ड्यू टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ सेल्स, ऑफ ह्यूमन सेल्स, जो ह्यूमन सेल्स का बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है, उससे जो ओडोर आएगी उसको हटाने का काम कौन आता है? बिथ्योनल यूज़ होता है ना। तो बिथ्योनल इज एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, इट कैन रिमूव ओडोर ड्यू टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ सेल। अब बच्चे, होता है क्या है, बहुत से लोग ना, एक ऑल्टरनेट क्लास ऑफ मेडिसिन होती है, ठीक है, जैसे यूनानी हो गई, आयुर्वेद हो गई, होम्योपैथी हो गई, तो ये एलोपैथी के क्या हैं? ऑल्टरनेट है इंग्लिश मेडिसिन के। तो उसमें ही एंटीबायोटिक्स के जैसे हम एक और ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होता है सल्फानामाइड। हिंदी में देखो आपने सुना होगा सुल्फा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, हालांकि वो बैड मीनिंग हो गया पर कोई बात नहीं, जो है समाज में तो है। तो सल्फानामाइड सुल्फा से निकला ये क्या है बेटा? एंटीबायोटिक्स का क्या उल्टा है, बट इसका एक डिमेरिट होता है, इससे एलर्जी होती है बहुत खतरनाक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का ये ऑल्टरनेट है, दूसरा इससे एलर्जी होती है। इसके बच्चे एग्जाम्पल देखो, दो याद कर लेना, सल्फा तो लगाना ही, एक बार डायाजीन बोल देना, एक बार पायरिडीन बोल देना। पायरिडीन आपको याद होगा C5H5N होता था, है ना, हेट्रोजीनस साइक्लिक सिस्टम होता था, तो वहाँ से। तो एक सल्फा डाइजीन बोल देना, सल्फा पायरिडीन बोल देना, ये दोनों हैं। सल्फा पायरिडीन कहाँ यूज़ होता है? सल्फा पायरिडीन होता है निमोनिया में यूज़, है ना। और सल्फा डाइजीन जो है DIAZINE, डायाजीन बोलना, डाइजीन बोलोगे तो आप वाई साउंड करोगे, डायाजीन बोलना, ठीक है। तो सल्फा डाइजीन हमारा डाइसेंट्री, पानी की कमी या लूज मोशन, पेट खराब में यूज़ होता है। अब देखिए, दो बहुत खतरनाक ड्रग्स हैं, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। तो देखो इसे कैसे याद रखोगे? देखो एंटागोनिस्ट क्या होता है? आपने सुना होगा, दो चीज़ होती है, प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब होते हैं दुश्मन, बस ये याद रख लेना, एंटागोनिस्ट मतलब दुश्मन, एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट होता है दोस्त। तो देखो एंटागोनिस्ट क्या है, बस एंटागोनिस्ट याद रखो, दूसरा खुद याद हो जाएगा। एंटागोनिस्ट है दुश्मन। होता क्या है? मान लो मेरे चोट लगी, मेरे को दर्द हो रहा, मैं एक ऐसा ड्रग लूँ जो इस दर्द को छुपा दे, सप्रेस कर दे, ये जो नेचुरल एहसास हो रहा है ना दर्द का, इसको छुपा दे। मान लो आपको क्या है, कोई पागल इंसान है, उसे हंसी आ रही है,
अच्छा माहौल नहीं है कि हंस जाओ, तो उसको छुपाना है, उससे सप्रेस करना है, कोई दवाई लेनी पड़ेगी, है ना। लोग रो रहे हैं, पता नहीं क्यों रो रहे हैं, तो कोई दवाई लेनी पड़ेगी जिससे ये जो नेचुरल रिसेप्शन हो रहा है हंसने का, रोने का, दर्द का, ये चुप हो जाए। तो एंटागोनिस्ट वही होता है। एंटागोनिस्ट ऐसे तरह के ड्रग्स होंगे जो रिसेप्शन साइट या रिसेप्टर साइट में बाइंड हो जाएंगे और नेचुरल फंक्शन को सप्रेस करेंगे, रोकेंगे। मतलब सप्रेस को हम बोल सकते हैं स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ। तो आपको समझ में आया क्या है? एंटागोनिस्ट दुश्मन है, नेचुरल हीरो है। जो नेचुरल फंक्शन है, रोना, हंसना, गाना, है ना, तो वो हमारा क्या है? नेचुरल फंक्शन है, उसे हमें रोकना है, सप्रेस करना है। तो एंटागोनिस्ट ऐसे तरह के ड्रग हैं जो रिसेप्टर साइट पे बाइंड होंगे और जो हमारा नेचुरल फंक्शन है उसे स्विच ऑफ कर देंगे, मतलब सप्रेस कर देंगे। ठीक है, नेचुरल फंक्शन को सप्रेस या स्विच ऑफ कर देंगे, वो होते हैं एंटागोनिस्ट। अब एगोनिस्ट क्या है? मुझे भूख नहीं लग रही, तो ऐसे ड्रग जो भूख पैदा कर दें। मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट बड ख़राब हो गए, तो ऐसे ड्रग जो टेस्ट बड को सही कर दें। मुझे नींद नहीं आ रही, तो नींद का एहसास दिलाएं, तो ऐसे ड्रग जो डुप्लीकेट मैकेनिज़्म शुरू कर दें, मतलब नेचुरल तो है नहीं पर उसके जैसा ही एहसास दिलाएं। असली में नेचुरली भूख नहीं लग रही पर भूख का एहसास आए, असली में नींद नहीं आ रही पर नींद का एहसास बना दें, असली में टेस्ट नहीं आ रहा तो टेस्ट का एहसास याद दिला दें। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एगोनिस्ट ड्रग। तो एगोनिस्ट ड्रग क्या होते हैं? एगोनिस्ट ड्रग मिमिक या इमिटेट। मिमिक मतलब, इमिटेट मतलब डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब आपने क्या करना है? कॉपी करना है चीज़ों को। ठीक है, तो ये ड्रग कॉपी करते हैं नेचुरल मैसेजिंग या नेचुरल रिसेप्शन को। ये नेचुरल मैसेजिंग या नेचुरल जो आपका रिसेप्शन है उसे क्या करते हैं? कॉपी करते हैं बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर साइड। मतलब ये क्या करते हैं? होस्ट तो ना, जैसे क्या हो गया, बहरूपी होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, इम्पोस्टर होते हैं, उनके जैसे बिहेव करते हैं ना। पहले ये पैटर्न नोटिस करेंगे। पहले जो भी इम्पोस्टर होता है, मतलब बहरूपिया होता है, वो आपका पैटर्न नोटिस करेगा कि आप कैसे खाते हो, कैसे चलते हो, है ना, कब उठते हो, कब बैठते हो, ये वाली चीज़ें हैं। तो उसी के जैसे पहले ये अपना रवैया बनाएगा, अपना कैरेक्टर बनाएगा, अपनी शेड्यूल बनाएगा और फिर आपकी जगह ले लेगा। तो यही चीज़ है। तो एगोनिस्ट ड्रग क्या है? एगोनिस्ट ड्रग आपके जैसे इमिटेशन या आपकी कॉपी करते हैं, मिमिक करते हैं, है ना। आपके नेचुरल जो मैकेनिज़्म है, नेचुरल जो मैसेंजर है, नेचुरल जो रिसेप्शन है, उसे क्या करते हैं? कॉपी करते हैं और फिर ये रिसेप्टर साइट में स्विच ऑन कर जाते हैं। ठीक है, दोनों में देख लेना। एंटागोनिस्ट का काम क्या है? नेचुरल फंक्शन को सप्रेस करना, ख़त्म ही कर देना, दर्द महसूस नहीं होने देना, नींद महसूस नहीं होने देना। जबकि एगोनिस्ट ड्रग का काम क्या है? ये कॉपी करते हैं उस चीज़ को। कॉपी कैसे करेंगे? भूख लग तो रही नहीं है, नेचुरल नहीं लग रही है, पर ये एहसास दिला देंगे। नींद आ तो रही नहीं है पर ये नींद का एहसास लगा देंगे। ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देख लेना। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अपने मॉड्यूल 2 में आ गए हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि फूड में केमिकल कैसे कैसे यूज़ होता है। तो फूड में केमिकल एक तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के फॉर्म में यूज़ होता है, दूसरा डेकोरेशन या एडिबल कलर के फॉर्म में यूज़ होता है, तीसरा स्पॉइल होने से बचाने के लिए यूज़ होता है, मतलब प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ होता है, और चौथा ऑक्सीडाइज होने से बचाना पड़ता है, तो फूड एंटीऑक्सीडेंट के जैसे यूज़ होता है। अब देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ कहाँ है? पहली बात तो इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन फॉर नेचुरल टेबल शुगर। जो हमारे पे नेचुरल टेबल शुगर होती है उसका ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। क्यों यूज़ करते हैं? जैसे डायबिटिक पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, उनकी कैलोरी पचती नहीं है, डिकम्पोज नहीं होती है ना, डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो वो ऐसी सब्स्टिट्यूट देखते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा कैलोरी इनटेक ना हो, स्वीटनेस उतनी हो, ज़्यादा भी हो सकती है ना। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसका 1 चम्मच और चीनी के 500-600 चम्मच बराबर होंगे, इतना मीठा होगा। और बहुत से लोग क्या होते हैं आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा कैलोरी इनटेक क्या हो? कम हो। जिनका स्वीट टूथ होता है, मीठा छोड़ नहीं सकते, तो वो कैलोरी इनटेक कम करना चाहेंगे। तो उन 2 लोगों के लिए यूज़ है, मेनली डायबिटिक पेशेंट और जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको अपनी कैलोरी इनटेक क्या करना है? कम करना है। अब इसमें देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है सैकरीन। जैसे गुरु पर्व होता है, सिख भाइयों का गुरु पर्व होता है, तो वो शरबत देते हैं पिंक वाला, तो उसमें चीनी यूज़ नहीं करते, सैकरीन यूज़ करते हैं। हिंदी में इसे शीरीन कहते हैं, सीरीन। तो सैकरीन होता है। देखो सैकरीन का ऐसा है कि सैकरीन का अगर आप 1 चम्मच लो तो ये चीनी के 550 जो टेबल शुगर होती है उसके 550 चम्मचों के बराबर मिठास होगी इसकी, इतना मीठा होगा। ठीक है, कि इसका 1 चम्मच लें, ठीक है, और चीनी के 550 चम्मच क्या होंगे? लगभग बराबर होंगे। ठीक है,
सेक्रीन क्या है, एक तो पहली बात इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। बाहर आप इसके साथ और भी चीज़ें खाएंगे जो केमिकली होंगी, जैसे आपने कोक पी लिया साथ में, कुछ भी चीज़ें खा ली, एसिडिक खा ली, बेसिक खा ली, नींबू का पानी पिया या कुछ भी बेसिक वाली चीज़ें खाई, तो इनर्ट होता है, उनसे रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा हार्मलेस होता है। तीसरा, यही हम डायबिटिक पिल्स जो होती हैं, जो आपके आती है इस आपके आती है किसकी, शुगर फ्री की जो दवाइयाँ आती हैं, तो उस पर यूज़ होता है। तो ये है डायबिटिक पिल्स। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इसकी कैलोरी बॉडी में रह ही नहीं पाती, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है ये, ठीक है, जितने में कैलोरी इनटेक होगा। तो आपको टेस्ट तो महसूस हुआ, पर आपके बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है, इनर्ट है, हार्मलेस है। दूसरी बात, ये क्या है, एक्सक्रीटेड हो जाता है फ्रॉम दी ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो पहला एग्जाम्पल सेक्रीन था। 1 चम्मच इसका 550 चीनी टेबल शुगर के चम्मच के बराबर होगा। इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे साथ में एसिडिक फूड लें, बेसिक फूड लें। हार्मलेस होता है, डायबिटिक पिल्स में यूज़ होगा, और एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो कैलोरी उतनी ही रही, आपने कोई कैलोरी ज़्यादा इंटेक करी नहीं। दूसरा है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम भी होता है, अब निकालना है तो 10 निकालो, है ना। तो एस्पार्टेम क्या होता है, इसका 1 चम्मच चीनी जो टेबल शुगर है उसके 100 चम्मच के बराबर होता है। बट इसके एक डीमेरिट है, इसको हम बस कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स तक ही यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे कोल्ड फूड होते हैं, जैसे केक हो गया, बेकरी के आइटम्स हो गए जो ठंडे वाले होते हैं, चॉकलेट्स एंड ऑल दैट, उसमें यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, ये अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर में, तो आप कुकिंग के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते। ज़रा सा भी टेम्परेचर होगा ये ख़राब हो जाएगा, आपका खाना स्पॉइल कर सकता है, ठीक है। तो एस्पार्टेम आपको पता चल गया, कुकिंग टेम्परेचर में इसे यूज़ नहीं कर सकते। डायबिटिक पिल्स के लिए हम सेक्रीन यूज़ करेंगे। यूरिन से क्या निकलेगा, सेक्रीन निकलेगा। अनस्टेबल कौन है, कुकिंग टेम्परेचर में एस्पार्टेम है। कोल्ड फूड और ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कौन यूज़ करते हैं, एस्पार्टेम। ऐसे ही एक एलिटेम होता है, दूसरा है सुक्रोलोज। सुक्रोलोज यहाँ क्यों इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है फॉर द नेचुरल शुगर जिसमें क्लोरीन कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है, क्लोरीन कंपोनेंट। इसके बाद क्या है, देखिए जैसे हम मतलब डेवलप करते गए, इवोल्यूशन होता रहा हम लोगों का, तो हम लोगों को भी तरह तरह के अच्छे अच्छे डेकोरेटिव फूड की आदत पड़ गई। अब हम लोगों को डेकोरेशन से बहुत मतलब है कि फ़ूड कैसा सजाया गया है, कैसा डेकोरेट हुआ है, तो उसमें भी केमिकल्स का यूज़ होता है एडिबल कलर्स में। जैसे येलो चावल देखे होंगे आपने, बिरयानी के देखे होंगे लाल चावल होते हैं, है ना। आपने रबड़ी खाई होगी, रसमलाई खाई होगी, तो पीली सी होती है वो, केसर कुसर, ये सारी चीज़ें हैं। तो फूड की डेकोरेशन या अपीयरेंस को एनहेंस करने के लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं उन्हें हम एडिबल कलर बोलते हैं। फूड कलर आपने देखे ही होंगे, वेनिला एसेंस भी आ जाएगा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो जैसे सेफ्रॉन हो गया, और एक और है टेट्राविन, तो आप सेफ्रॉन लिखेंगे काम चल जाएगा, टेट्राविन भी याद कर सकते हैं। अब देखिए फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, आपको फूड की शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी है। फूड की आपको शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी है। जैसा अचार है, अचार आप घर में बनाते हो, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ कैसे बढ़ाते हो कि वो साल तक सही रहे, 1 साल तक, 6 महीने तक सही रहे। आप उसमें नमक और तेल डालते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं कि जो बैक्टीरियल स्पॉइलेज हो सकती है फूड की, है ना, उससे और उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए जो हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं फूड में, उसे हम फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये फूड की खराबी, फूड का स्पॉइल होना बाय माइक्रोबियल ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी ग्रोथ, जैसे फंगस लग जाती है अचार उचार में, उससे हमें बचाना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, फूड का प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे। और ख़राब हो जाता है फूड तो उससे स्मेल आती है ना बासी फूड से, उससे बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी बातें हैं। शहद तो भाई नेचुरल होता है, वो कभी ख़राब ही नहीं होता, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेटिव आपको पता चल गया, बैक्टीरियल या जो आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ है, तो उससे फूड ख़राब ना हो जाए, उससे गंदी स्मेल ना आए, फूड बचा रहे, उसके लिए हम फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो आपको एक तो पता चल गया, अचार में जैसे टेबल सॉल्ट डालते हैं, तेल डालते हैं, वेजिटेबल ऑयल, सिरका डालते हैं, सिरका, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल डालते हैं। और एक और सुन लो, सोडियम बेंजोएट, क्या, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, क्या होता है, C6H5ONA, ये चीज़ है। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देना। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई चिप्स ऐसे खुले रख लो तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, ख़राब से हो जाता है वो, आपने देखा होगा काला काला सा पड़ जाता है। या एक और चीज़ देखी होगी आपने, जैसे रोटी है आपने बाहर रख दी तो उसमें फंगस जमा हो जाती है, तो ऐसी चीज़ें हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाना है, रिटार्ड होना है, बचाना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो उसे हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। जैसे बियर हो गई, है ना, या वाइन होगी, उसमें हम SO2 डालते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है आपका एक चीज़। ऐसे देखो बटर जो होता है आपका अमूल का, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें डालते हैं, BHA और BHT।
BH दोनों में सेम है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूट आपको पता है 4 कार्बन, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी 4 कार्बन OH, 4 कार्बन OH। एक बार एनिसोल, एनिसोल पता है ना आपको, बेंजीन रिंग पे OCH3, बेंजीन रिंग पे OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन OCH3। और टोल्यूइन आपको पता है बेंजीन रिंग पे सिर्फ CH3। ये 2 चीज़ें हैं ना। एंटीऑक्सीडेंट और इसमें फूड प्रिजर्वेटिव में कोई दिक्कत तो नहीं है। फूड प्रिजर्वेटिव में क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ है, उसे बचाना है। और एंटीऑक्सीडेंट में क्या है, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है, बस वो हवा से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उससे बचाना है। ठीक है, इसके एग्जांपल आपको पता है, टेबल सॉल्ट, विनेगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट। इसके एग्जांपल क्या है, SO2 जैसे वाइन बियर में। फिर उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड। फिर उसके बाद BHA और BHT। BHA तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी हो गया, और BHA नीचे भी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी है। A मतलब एनिसोल, बेंजीन रिंग पे OCH3, और T मतलब टोलुइन बोल सकते हो, बेंजीन रिंग पे CH3। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, ये दोनों बटर की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। तो ये आपका सारा था। अब बस हमारा 100 बचा हुआ है, वो ख़त्म कर लेंगे तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का आज आखिरी टॉपिक है। इससे पहले हमने मेडिसिन, ड्रग या थेराप्टिक एक्शन जो होता है ह्यूमन बॉडी में, उसमें जो केमिकल यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद केमिकल्स इन फूड के बारे में पढ़ा था। और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमें केमिकल्स इन क्लींजिंग एक्शन के बारे में पढ़ना है। बेसिकली जैसे पुराने ज़माने में हम बहुत सारे पत्ते होते थे, उनमें ऐसी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती थी, तो पत्तों का यूज़ करा जाता था सफाई के लिए, डर्ट को मिटाने के लिए। ठीक है, और मिट्टी मुट्टी अगर लगी हो तो उसे हटाने के लिए। ठीक है, बेसिकली गाँव में पानी का भी यूज़ करते हैं सिंपली, या राख का यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों का है। पर जब अब अर्बनाइजेशन जब हो गया हमारा, तो अब हम सोप्स और डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। 2 चीज़ों का यूज़ क्यों करना पड़ता है, सोप से काम नहीं चलता। इंडिया में तो चल जाता है, देखो लाइफ वाइज हम बाल भी धो लेते हैं, है ना, बदन भी साफ़ कर लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, इवन उसे हार्पिक के जैसे भी यूज़ कर लेते हैं, और जो आपके डिसइंफेक्टेंट होते हैं उसके जैसे भी यूज़ करा जा सकता है ना, पानी का घोल बनाते हैं उसका। बट हमें पूरा साइंस में, केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप हर चीज़ का यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लींजिंग एक्शन या केमिकल यूज इन क्लींजिंग एक्शन। तो इसमें 2 तरह से आते हैं, एक आता है आपका सोप और दूसरा आता है डिटर्जेंट। सोप्स और डिटर्जेंट, सोप आपको पता है जैसे लाइफ बॉय हो गया, पियर्स हो गया, डव हो गया। डिटर्जेंट जैसे एरियल हो गया, रेन हो गया, ये सारी चीज़ें, निरमा। ठीक है, तो सोप्स और डिटर्जेंट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जिनका हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, 10, 12, 13, 14 कार्बन होते हैं उसमें। एसिड होते हैं तो आपको पता है COOH होगा। मैं यहाँ पे मिनरल एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वाले एसिड की बात कर रहा हूँ, जिन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं या ओइक एसिड कहते हैं। तो उसमें COOH होगा, और फिर बहुत बड़ी कार्बन की एक चेन होगी, हाइड्रोकार्बन वाली चेन बहुत बड़ी होगी। ठीक है, याद रखना कि हाइड्रोकार्बन वाली चेन जैसे आप समझो जैसे घी है, तेल है, दीज आर ऑल हाइड्रोकार्बन, चाहे अनसैचुरेटेड हो चाहे सैचुरेटेड हो। आप देखो, आप घी को पानी में नहीं घोल सकते, तेल को पानी में नहीं घोल सकते, तो दे डू नॉट वांट टू मिक्स विथ वाटर। दैट मीन्स ये वाटर से प्यार नहीं करते, इन पे एफिनिटी नहीं है वाटर के लिए, तो पानी से प्यार नहीं करते, तो पानी के लिए क्या होगा, फिर फोबिया होगा, ये चाहेंगे नहीं कि हम मिलें। तो जो भी हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिया होता है उसे, मतलब पानी से उसे डर लगता है। तो वो किससे मिलेगा, अपने जैसे से। जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि ओलेफिन होता है, ऑयल वाला होता है, तो वो ऑयल या ग्रीस या डर्ट से ही मिलना चाहेगा। जैसे घी, तेल, मैल हो गया, और आपकी ग्रीस होगी, इनसे मिलना चाहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर हम ध्यान में रखें तो सबसे पहले हमें थोड़े फैटी एसिड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 फैटी एसिड यूज़ करूँगा, एक है पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। देखो पा आ रहा है, पा मतलब 15, पा मतलब 15, 15। ठीक है, और एक है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, स्टे मतलब 17, 17। तो पाल्मिटिक एसिड में 15 कार्बन होंगे और स्टेरिक एसिड में 17 कार्बन होंगे। अब आप एक बात याद रखना, किसी भी एसिड के लिए जितने कार्बन है ना, तो हाइड्रोजन उसके डबल से एक ज़्यादा लेने हैं। जितने कार्बन हैं तो हाइड्रोजन उसके डबल से एक ज़्यादा लेने हैं, और साथ में COOH लगाने। जैसे अगर मैं पाल्मिटिक एसिड की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया, पाल्मिटिक मतलब 15 कार्बन होंगे उसमें,
तो हाइड्रोजन कितने होंगे, क्योंकि 15 का डबल होता है 30, 15 का डबल हो गया 30 और 1 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा। तो C15H31 COOH आएगा, ये आपका पाल्मिटिक एसिड हो जाएगा, C15H31 COOH। ऐसे अगर मैं स्टेरिक एसिड की बात करूं तो आपको पता है स्टेरिक में 17 कार्बन आएंगे, तो 17 का दुगना कितना हुआ 34, 34 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, इतने आपके हाइड्रोजन होंगे। तो आप स्टेरिक एसिड जब बोलोगे तो C17 होगा, H35 होगा, 34 बना 17 इंटू 2 से +1 और COOH लगाओगे जैसे कि यहाँ पे लिखा है। चलिए तो सोप की बात करते हैं। जनरली सोप क्या होते हैं, इन्हीं फैटी एसिड का सॉल्ट होता है। आपने बचपन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। सोप कुछ और नहीं है, सोप इज़ अ सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज फैटी एसिड। ये जो पाल्मिटिक एसिड है या जो स्टेरिक एसिड है, इनसे जो हमें फैट से, मतलब ये जो फैट होता है इनका, इनसे जो हमें वो ऑब्टेन्ड हुआ क्या चीज़, सॉल्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। क्लियर। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी बचपन में, उसमें एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। यही चीज़ है हमारी सोप फॉर्मेशन की भी रिएक्शन, कि इसमें हम क्या लेंगे, एक फैटी एसिड लेंगे जो मैंने आपको बताया, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड होता है C15H31 COOH और स्टेरिक एसिड होता है C17H35 COOH। इसमें हम एल्कली ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग वाली, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया एक्वस फॉर्म में। तो हम पे क्या बनेगा, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है, इसी सॉल्ट को हम सोप कहेंगे और हमारा वाटर भी ऑब्टेन्ड होगा। तो बात करें सोप की, सोप है क्या, सोप इज़ जस्ट द, देखो हम एल्कली का यूज़ करें तो या तो NaOH यूज़ करेंगे या KOH यूज़ करेंगे, तो Na और K तो आएगा सॉल्ट में। तो सोप इज़ अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाइयर चेन या लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड हैं, अगर इनकी चेन में सोडियम और पोटेशियम आ जाए तो ये सॉल्ट बनेंगे, और इसी सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। तो सोप इज़ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये मैंने आपसे कहा और आपने देख भी लिया कि सोप है क्या, सोप कुछ और नहीं है, सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, किसका, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। बच्चों सोप होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो हमारे सॉइल में या जो हमारे इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसे आसानी से डिग्रेड कर देंगे, इसके मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे, तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है। दूसरी बात, बायोडिग्रेडेबल है तो हमारे इन्वायरमेंट या हमारे वातावरण को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसका मतलब ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इट डजंट कॉज हार्म टू द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है, ये बात है, ठीक है। तो सोप आपने देखा, सोप है क्या, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, ये बायोडिग्रेडेबल होगा, ये इन्वायरमेंट में रिप्लेनिश हो जाता है, मतलब ये इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। बट इसका एक दुखद स्थिति ये है कि जैसे हार्ड वाटर होता है गांव का, कुएं का पानी हो गया या तालाब का पानी हो गया, तो वो उसमें होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। उसमें जो हमारा, मैं RO वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, या जो आपका क्लोरीनेटेड वाटर आता है हमारी अर्बन सप्लाई में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गाँव के खालिश पानी की, जिसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं, और हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट। तो सोप यहाँ काम नहीं करता, सोप यहाँ पे टूटने लगता है, बिखरने लगता है, इसका स्कम बनने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, साबुन का गाढ़ा सा एक लिक्विड फॉर्म बनने लगती है, साफ़ भी नहीं कर पाता, वो झाग नहीं बना पाता, लेदर नहीं बना पाता, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो सोप की बस एक ही डिसएडवांटेज है, एडवांटेजेस तो बहुत हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, उसमें ये लेदर, झाग या सोप या फोम नहीं देता। इनफैक्ट ये क्या देता है, स्कम देता है। स्कम आप कैसे समझें, यहाँ पे एक लाइफ बॉय ले लें, लक्स ले लें, मिक्सी में रखें, उसे थोड़ा सा पानी डालें तो वो लिक्विड फॉर्म सी बन जाएगी ना, जैसे आपका वो होता है लिक्विड हैंड वॉशर होता है, ऐसी फॉर्म बन जाएगी, ना उससे सफाई होगी ना कुछ होगी, मैल का मैल वैसे रहेगा, डर्ट का डर्ट वैसे रहेगा कपड़ों में, तो ये इसके नुकसान हैं। तो आपने देखा क्लींजिंग एक्शन में हम सोप और डिटर्जेंट पढ़ने वाले हैं। आपने फैटी एसिड के बारे में देखा, फैटी एसिड क्या होते हैं, जो फैट या लिपिड या ऑयल से मिले, और फैटी एसिड होते कैसे हैं, दो तरह के हमने आपने पढ़ने हैं यहाँ पे। एक है पाल्मिटिक एसिड, मतलब 15 कार्बन 31 हाइड्रोजन, 15 कार्बन 31 हाइड्रोजन और COOH जो उसकी पहचान है एसिड की, और फिर स्टेरिक एसिड C17H35 COOH, सॉरी। अब फिर इसके बाद देखिए सोप के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चला सोप एक प्रोसेस से बनता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या यहाँ पे स्पेसिफिकली सेपोनिफिकेशन प्रोसेस कहेंगे। सेपोनिफिकेशन मतलब सोप बनाने वाली प्रोसेस।
सेपोनिफिकेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, सोप बनाते हैं। सोप बनता कैसा है, सोप कुछ और नहीं होता, एक तरह का सॉल्ट ही होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनेगा, साथ में इसके पानी निकलेगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है, जब एक एसिड एक बेस से या एल्कली से रिएक्ट करता है। एसिड तो आपको फैटी एसिड लेने हैं और एल्कली आप एक्वस KOH या एक्वस NaOH ले लेना। तो यहाँ पे सोप क्या है, सोप एक ऐसा फैटी एसिड का सॉल्ट है जिसमें सोडियम और पोटेशियम होगा। एक ऐसा फैटी एसिड का सॉल्ट है जिसमें सोडियम और पोटेशियम होगा। बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाते हैं। और फिर सबसे इसकी दुखद बात यह है कि जो हार्ड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, उसके साथ ये फोम या लेदर नहीं देता, LATHER लेदर नहीं देता। इनफैक्ट क्या देता है, स्कम देता है, जिससे इसका क्लीनिंग एक्शन हिंडर हो जाता है, रुक जाता है, बंद जाता है या हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो सोप, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, दे आर बायोडिग्रेडेबल, डजंट कॉज एनवायरमेंट पॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखिए आप लोगों ने, एग्जाम्पल देखो, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट। हुआ क्या, मैंने आपको बताया था, देखो ये H हटा दो और अगर NaOH डाला तो Na आ जाएगा, और देखो यहाँ पे भी Na है, और अगर यहाँ KOH डालेंगे तो K आ जाएगा, और यहाँ पे भी K आ जाएगा। अब देखो आपको पता है हाइड्रोकार्बन पार्ट एसिटेट आयन की वजह से, ये जो है COO आयन, इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और आपका जो सोडियम पोटेशियम होता है ग्रुप 1 से आते हैं तो पॉजिटिव होगा। तो देखिए पहला नाम क्या बना, सोडियम स्टीरेट बना। बनता किससे, स्टेरिक एसिड और NaOH जब रिएक्ट करेंगे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में तो H और OH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बनेगा क्या, C17H35 COO- और Na+। इसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। इसके बाद अगर हम सोडियम पाल्मिटेट की बात करें तो यहाँ C15 आएगा, H31 आएगा, COOH आएगा, इसे हम बोल देंगे पाल्मिटिक एसिड। और ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो OH और H भागेगा, तो आपको बचेगा C15H31 COO- Na+। तो इसे आप बोलेंगे क्या, सोडियम पाल्मिटेट। ऐसे आप पोटेशियम स्टीरेट बना सकते हो, कुछ नहीं होगा, C17H35 COOH के साथ KOH लगा देना, HOH जाएगा तो C17H35 COO- और K+। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्या, स्टीरेट। ऐसी पोटेशियम पाल्मिटेट भी बन जाएगा। तो सेवन, अब ये भी मैंने आपको बता दी नोट कि दे डू नॉट गिव फोम या लेदर विद हार्ड वाटर विच कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, इंस्टेड दे फॉर्म स्कम। स्कम क्या होता है, जो क्लींजिंग एक्शन को रोकता है, खराब होता है। टाइप्स ऑफ अगर आपको सोप देखना है तो सोप हम जनरली किस में यूज़ करते हैं, तो शेविंग सोप होता है, दाढ़ी के लिए अब तो वो आती है, क्रीम आती है, फोम आता है, पर पहले शेविंग सोप यूज़ करते थे। देन उसके बाद हम इसे वॉशिंग सोप के लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम इसे टॉयलेट सोप के लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों में देखो बहुत सारी मैंने यहाँ पे टाइप्स आपको बताया कि जैसे टॉयलेट सोप है, तो टॉयलेट सोप क्या है, देखो अब जैसे टॉयलेट सोप की अगर हम बात करें या वॉशिंग सोप की बात करें तो इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के फैट और ऑयल को यूज़ करेंगे। ये भी तो है ना, फैट और ऑयल अच्छी क्वालिटी का भी होता है, बुरी क्वालिटी का भी होता है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फैट और ऑयल यूज़ करेंगे। साथ में इसमें सेंटिक सेंसेशन के लिए या अच्छी ओडोर के लिए हम परफ्यूम का भी यूज़ करेंगे। इसमें टॉयलेट सोप में अब ट्रांसपेरेंट सोप हमने पहले भी कवर करा था कि किसी सोप को ट्रांसपेरेंट करने के लिए उसमें अल्कोहल डाला जाता है, जैसे इथेनॉल डाल दिया। एंड देन उसके बाद शेविंग सोप में ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं, जैसे ग्लिसरीन होता है वैसे ग्लिसरॉल होता है, ताकि क्या हो, मॉइस्चराइज़र या कंडीशनर या टेंडराइज करे ये स्किन को। ठीक है, तो ये स्मूथ बनाएगा तभी तो दाढ़ी कट पाएगी, ये चीज़ है। इसके बाद सेपोनिफिकेशन रिएक्शन देखिए, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। इस प्रोसेस में क्या होगा, फैटी एसिड किसी एल्कली के साथ रिएक्ट करके सोप बनाएगा, जैसे C17H35 COOH NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, HOH अलग होगा, और C17H35 COO- और Na+, ये आपका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। अब देखिए सोप करता कैसे है काम, तो ये हमें वैसे सरफेस केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना है, पर थोड़ी सी देख लीजिए यहाँ पे प्रोसेस होती है मिसेल फॉर्मेशन, जिसका क्लींजिंग एक्शन को एक्सप्लेन करेगी। मिसेल बनता है यहाँ पर, है ना। मिसेल कैसे बनता है बच्चे, तो आपको मैंने अभी बताया कि सोप में दो पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है और एक पोलर पार्ट है, जो Na की वजह से आया, ये वाला ये पोलर पार्ट है, और यहाँ कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाती, तो इसे हम हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन पार्ट वैसे होगी जैसे तेल घी ऑयल होता है, तेल घी ऑयल जो है पानी में कभी मिलता नहीं है, तो ये पानी से नफरत करता है, मतलब ये वाटर हीटिंग होता है, वाटर का इसको फोबिया होता है, तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो लगता है पानी के लिए, तो हाइड्रोफोबिया हो गया। तो जो पानी से नफरत करेगा तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, तो पानी का दुश्मन
इसका मतलब डर्ट से प्यार करने वाला। पानी से जो दुश्मनी करेगा वो गंदगी से क्या करेगा, प्यार करेगा। डर्ट जो होती है, ग्रीस जो होती है, उससे प्यार करेगा। और जो पोलर पार्ट है, क्योंकि वाटर खुद पोलर होता है, तो पोलर पोलर में मिलना चाहेगा। नेचर लव नेचर, सिमेट्री लव सिमेट्री, लाइक डिजॉल्विंग लाइक। इसकी वजह से जो पोलर पार्ट है वो पोलर में मिलना चाहेगा, मतलब पोलर पार्ट पानी में मिलना चाहेगा। इसका मतलब पोलर कैसा होता है, वाटर लविंग या डर्ट हेटिंग। डर्ट का इसे फोबिया होता है। तो ये गंदगी मैल इनसे नफरत करेगा, पानी से प्यार करेगा, तो ये हाइड्रोफिलिक हो गया और वो वाटर लविंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है डिटर्जेंट में बड़ा पार्ट, कुछ भी हो सकता है, पर हम सोप की बात कर रहे हैं। तो जो बड़ा पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल ग्रुप होगा उसमें, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो पानी से नफरत करता है, तो हाइड्रोफोबिक है। तो डर्ट लविंग हो गया, डर्ट से प्यार करेगा। और जो पोलर पार्ट है वो पानी से प्यार करता है, तो हाइड्रोफिलिक है और डर्ट फोबिक होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अभी जरा इसके एक्शन हम देख लेंगे। चलिए अब जरा हम लोग क्लिनजिंग एक्शन दोबारा देख लेते हैं अच्छी तरीके से। इसका थोड़ा फिनोमिना भी मैंने लिख लिया है। आपको देखो मिसेल फॉर्मेशन समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो जैसे ऑयल का एक पार्ट है, ये ऑयल का एक मॉलिक्यूल है, ये डर्ट है, और इसमें क्या है, देखो सोप के मॉलिक्यूल अटैक कर रहे हैं। ये जो बड़ा पार्ट है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और ये छोटा पार्ट क्या है, पोलर पार्ट है, जैसे ONA होता है। ये जो बड़ी सी स्ट्रैंड है तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और वो जो गोला सा है आगे, जो गोला सा है छोटा सा, वो पोलर पार्ट है। आपको पता चला क्योंकि सोप में क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है अल्काइल वाला, और दूसरा पोलर पार्ट होता है O-Na+। हाइड्रोकार्बन पार्ट जैसे ऑयल ग्रीस पानी में घुलना नहीं चाहती, ऐसे ही हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है, पानी में घुलना नहीं चाहता। इसका मतलब ये हाइड्रोफोबिक होता है। कौन सा पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। दिमाग में क्या याद रखना, तेल पानी में घुलता नहीं है। पागल मत बनना कि अब गर्म पानी कर दूँ ये कर दूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तेल पानी में घुलता नहीं है। तेल अगर पानी में घुलेगा नहीं तो होगा क्या, वो किस में घुलना चाहेगा, फिर डर्ट में घुलना चाहेगा। तेल तेल से ही तो मिलना चाहेगा। इसके बाद दूसरा है, देखो जैसे हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन होता है, पोलर पार्ट होता है, क्योंकि O-Na+ खुद पोलर है, और वाटर भी कैसा होता है, पोलर होता है। तो पोलर पोलर में मिलना चाहेगा, और ग्रीस वाला ऑयल में मिलना चाहेगा। ऑयल भी तो हाइड्रोकार्बन ही होता है, तो ऑयल वाला ऑयल में मिलना चाहेगा। देखो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मतलब वाटर लविंग होगा, तो इसे डर्ट से नफरत होगी, है ना। तो पोलर पार्ट कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, डर्ट से नफरत करेगा। और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कैसा, हाइड्रोफोबिक है, तो डर्ट से प्यार करेगा। अब होता क्या है, देखो ऐसा होता है कि हाइड्रोकार्बन पार्ट बीइंग हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये जो डंडी सी स्ट्रैंड दिख रही है आपको, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से नफरत करता है। तो ये किससे मिलेगा, ये डर्ट या ऑयल से मिलेगा, और उसे मिला देगा, डिज़ोल्व कर देगा। मतलब कपड़े में अगर हमारी मैल या डर्ट लगा है, तो जो हाइड्रो कौन सा वाला पार्ट है, कार्बन वाला, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो इसमें अटैक करके इसके और जो कपड़े के जो स्ट्रैंड है, मॉलिक्यूल हैं, डर्ट और कपड़े के स्ट्रैंड के बीच में एक कैसा फोर्स है, एडिसिव फोर्स है, एक एडिसिव फोर्स है, दोनों चिपके हुए हैं, तो उस फोर्स को ये वीक करने का काम करेगा, है ना। अब ये ऐसा लालच देगा डर्ट मॉलिक्यूल को कि भाई वहाँ जुड़ने से, कपड़े से जुड़ने से फ़ायदा नहीं है, तू मेरे साथ जुड़ जा, मैं तो तेरा ही बिछड़ा हुआ भाई हूँ, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, तू भी ऑयल से बना है, मैं भी ऑयल से बना है, तू भी फैट से बना है, मैं भी फैट से बना हूँ। तो होगा क्या, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, तो पानी से तो मिलेगा नहीं, तो डर्ट या ऑयल से मिल जाएगा और उसे मिला देगा, मिक्स कर देगा। मतलब अब उसकी जो बाइंडिंग फोर्स है किसके साथ, कपड़े के मॉलिक्यूल के साथ, वो लूज़ होने शुरू हो जाएंगे। अब उसे ज़्यादा फ़ायदा किसके साथ दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ मिलने से दिख रहा है। और जो बच्चे हमारा आयनिक पार्ट होगा, ये पोलर पार्ट होगा, वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो वो पानी से मिलेगा। अब फाइनली होगा क्या, चारों बाहर निकलेंगे। जब आप रिंस करोगे पानी में कपड़े को, तो चारों बाहर निकलेंगे। जब आप रिंस करोगे तो चारों बाहर निकलेंगे। पर निकलेंगे कैसे भाई, हाइड्रोकार्बन पार्ट किसको लेके जाएगा, डर्ट ऑयल को। पर आप देखो ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े ही हैं, पोलर पार्ट भी और हाइड्रोकार्बन पार्ट भी। तो जैसे ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है और ये पोलर पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट किसके साथ जुड़ा है, डर्ट के साथ, और पोलर पार्ट किसके साथ जुड़ा है, वाटर के साथ। और कपड़े से ये सब छूटे और सीधा पानी के साथ बाहर निकल गए, चारों के चारों। तो यही चीज़ है, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, तो वो डर्टी ऑयल से चिपकेगा और उसे डिजॉल्व कर देगा। जबकि पोलर पार्ट कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, तो वो पानी के साथ रहेगा। अब जब हम क्लोथ को रिंस करते हैं
तो जो होता है ऑयल या डर्ट वो वॉश अवे हो जाता है, वो कपड़े से बाहर निकल जाता है। किसके साथ जाता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ। पर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट पोलर पार्ट से जुड़ा है तो वो भी पानी के साथ चारों चीज़ों को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो when cloth is rinsed with water, oil wash away with hydrocarbon part and polar part with water। मतलब दोनों को लेके साथ में निकल जाएगा, चारों के चारों साथ में निकल जाएंगे। चलिए, तो सोप की इतनी बातें थी। अब हम एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जिसका नाम होता है सोप लेस सोप। क्या नाम है भाई? सोप लेस सोप। इसका मतलब क्या हुआ? साबुन तो है पर साबुन नहीं है। इसे पॉजिटिव वे में सोचो, साबुन तो है पर साबुन नहीं है। इसको पॉजिटिव वे में कैसे सोचेंगे कि साबुन के जैसे सारे काम करता है क्लिनजिंग वाले, पर जो साबुन पे खामियां थी कि वो हार्ड वाटर के साथ लेदर नहीं देता, वो ये चीज़ सॉल्व कर देगी। ठीक है, सोप लेस सोप मतलब क्या हुआ? सोप लेस सोप मतलब साबुन के सारे गुण, पर साबुन के जो अवगुण थे, जो इसमें डिमेरिट्स थे, उसको ये सॉल्व कर देगा। ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है सोप लेस सोप, साबुन के सारे काम करेगा पर इसमें साबुन जैसी खामियां नहीं होगी। जैसे साबुन में खामियां थी वो हार्ड वाटर के साथ इसका दे देता है और क्लीनिंग एक्शन नहीं कर पाता, हिंडर हो जाता है, इसका नहीं होगा, ये दे पाएगा। तो सोप से बढ़कर है, बट इसके नुकसान भी है। सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है। ये सॉइल को कैसे बना देता है? इनफर्टाइल बना देता है, सॉइल को बैरन बना देता है, ये इसके नुकसान है। ठीक है, तो देखो बच्चे, इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट थे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हैं, बट वहाँ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट थे फैटी एसिड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। फैटी एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि यहाँ पे है सल्फोनिक एसिड के, जो इस तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ सल्फोनिक एसिड है। अब तुमने पूरा ही फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज करने से क्या होगा भाई? सल्फोनिक एसिड को कोई दिक्कत नहीं है हार्ड वाटर से, ये वहाँ पे दे सकता है, वहाँ पे इसे कोई दिक्कत नहीं है, जबकि फैटी एसिड को बहुत दिक्कत थी, वो इस कम देता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। जैसे सोप है वैसे ये भी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, बट सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट था किसका? फैटी एसिड का। और ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है किसका? सल्फोनिक एसिड का। ठीक है, ये याद रखना। इसे सोप लेस सोप क्यों कहते हैं आपको मैंने बता दिया। इसमें सारे गुण हैं, सारे मेरिट्स हैं किसके जैसे? सोप के जैसे, पर जो सोप के डीमेरिट थे हार्ड वाटर वाले वो इसमें नहीं होते, वो हमने हटा दिए। ये आसानी से लेदर दे देगा किसके साथ? हार्ड वाटर के साथ। और बट इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा और ये एनवायरमेंट को प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। बच्चों, ये 3 तरह का होता है, नाम बनाते हैं ऐसे। एक होता है अनाइनिक, एक होता है कटाइनिक और एक होता है नॉन आयनिक। 3 पार्ट है इसमें, अनाइनिक, कटाइनिक, नॉन आयनिक। देखो नाम क्यों है, आपको पता है किसी भी सोप या डिटर्जेंट ये एक तरह के सॉल्टी तो होते हैं, है ना। इसमें एक पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, एक पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, या एक पार्ट बड़ा होता है, एक पार्ट छोटा होता है। जैसे सोप में बड़ा पार्ट हमेशा हाइड्रोकार्बन होगा और पोलर पार्ट हमेशा छोटा होगा। जबकि देखो डिटर्जेंट में क्या है, इसका नाम अनाइनिक क्यों है? क्योंकि बेटा इसका सबसे बड़ा जो लॉन्ग चेन होगी वो अनाइनिक होगी। और एक और बात, जो नाम है वही क्लींजिंग एक्शन कर रहा होगा। तो अनाइनिक डिटर्जेंट मतलब क्या हुआ भाई? ऐसा डिटर्जेंट जिसका लॉन्ग पार्ट कैसा है? अनाइनिक है, लॉन्ग चेन कैसी है? अनाइनिक है, और वही चेन किस में काम कर रही है? क्लींजिंग एक्शन में काम कर रही है। दैट पार्ट कैन बी यूजफुल फॉर क्लींजिंग एक्शन। ये बात। तो अनाइनिक डिटर्जेंट इज दैट डिटर्जेंट इन विच लॉन्ग पार्ट इज अनाइनिक एंड दैट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लींजिंग एक्शन। ऐसे कटाइनिक डिटर्जेंट है, कटाइनिक डिटर्जेंट ऐसे डिटर्जेंट है जिनका लार्ज पार्ट कैसा होगा? कटाइनिक होगा, लॉन्ग चेन कैसी होगी? कटाइनिक होगी, एंड दैट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लींजिंग एक्शन। नॉन आयनिक क्या लगता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़।